अस्सलामुअलैकुम, मैं असदुल्ला ख़ान हूँ। आज की एक अहम तरीन डेवलपमेंट तो ये है कि बांग्लादेश की वज़ीर-ए-आज़म शेख हसीना वाजिद को अवाम के दबाव के सामने हथियार डालना पड़े हैं। कल तक शेख हसीना वाजिद कह रही थी कि ये एहतजाज करने वाले दहशतगर्द हैं। कल तक वो कह रही थी कि ये दहशतगर्द जो हैं ये मुल्क के दुश्मन हैं और इनसे आहनी हाथों से निपटा जाएगा। कल का ये उनका बयान है जो आज के अखबारों में भी लगा है। आज जंग अखबार की शह सुर्खी है जिसमें लिखा हुआ है कि शेख हसीना वाजिद ने इनकार कर दिया अवामी मुतालबात मानने से। वो अवाम के सामने डट गई हैं, अवामी दबाव के सामने, और वो कह रही हैं कि ये तलबा नहीं हैं जो एहतजाज कर रहे हैं, ये तो दहशतगर्द हैं और इनके आगे हम हथियार नहीं डालेंगे और इनसे हम लड़ेंगे। लेकिन आज ये सब दावा करने के 24 घंटे के अंदर अंदर शेख हसीना वाजिद को मुल्क छोड़ के भारत फ़रार होना पड़ा है, जहाँ से शायद वो किसी और मुल्क परवास कर जाएंगी। शायद वो यूरोप के किसी मुल्क में जहाँ उन्होंने अपनी दौलत समेट रखी होगी, जहाँ उन्होंने अपना ठिकाना बना रखा होगा, वहाँ पर वो परवास करके चली जाएंगी। लेकिन वो तलबा जो मुसलसल एहतजाज कर रहे थे, और उन तलबा में से एक जिसने पिछले दिनों आपको याद होगा कि पुलिस के सामने डट कर ऐसे बाहें फैलाई थी और बाहें फैला के कहा था कि मारो मुझे गोली, और पुलिस ने उस पर फायर किया था, उसको गोली लगी, उसने फिर दोबारा ललकारा और कहा कि दोबारा मुझे मारो गोली, और फिर उसको गोली मारी गई। और उसके बाद जो है वो फिर खड़ा रहा, लेकिन कुछ देर के बाद ज़्यादा खून बह जाने के बाइस वो ज़मीन पर गिर गया और उसको उसके साथियों ने वहाँ से उठाकर जो है वो मुंतकिल करने की कोशिश की अस्पताल, लेकिन वो जाँ बाक हो गया। इस तरह के लोग जो हैं वो फिर लोगों के अंदर एक जज्बा पैदा करते हैं, जोश पैदा करते हैं। मुझे याद है इनकलाब रूस की तारीख़ पढ़ते हुए एक वाक़या मैंने पढ़ा था कि जब वहाँ पर एक नौजवान ज़ार रूस के ख़िलाफ़ जो एहतजाज कर रहा था, ये 1914 और 18 के दरमियान जो पहली जंग अज़ीम हुई थी, और उससे पहले जब ज़ार रूस के ख़िलाफ़ एहतजाज चल रहे थे तो गिरफ़्तार कर लिया गया, सज़ाए मौत सुना दी गई। उस नौजवान से कुछ लोगों ने रब्ता किया और कहा कि हम आपको, अगर तुम माफ़ी मांग लो तो हम तुम्हें छुड़ा देते हैं। तो उस नौजवान का जवाब ये था कि मेरी मौत जो है वो इस इनकलाब को एक तवानाई बख्शेगी, इसलिए मेरा मर जाना इनकलाब के लिए बहुत ज़रूरी है। और यही हुआ, उसको सज़ाए मौत दे दी गई, और उस नौजवान ने फिर उसकी मौत ने वहाँ पर ज़ार रूस के ख़िलाफ़ एक जो ऐलान बगावत किया, जो लोगों के अंदर जोश व वलवला और इनकलाब के लिए एक राह उसकी हमवार की, वो तारीख़ का हिस्सा है। यही कुछ बांग्लादेश में हुआ है। इससे ज़ाहिर है दुनिया भर के लोगों को सबक सीखने की ज़रूरत है। जहाँ पर ये आज ऐसा नहीं हुआ कि कल एहतजाज शुरू हुआ और आज शेख हसीना वाजिद मुल्क छोड़ के भाग गई हैं। ये एक अरसे से एहतजाज चल रहा था। जैसे कश्मीर में हमने देखा था, आज़ाद कश्मीर में भी साल भर से एहतजाज चल रहा था, लेकिन किसी ने उस एहतजाज पे कान नहीं धरा। और जब वो मुजाहरे पुरतशद्दुद मुजाहरों में तब्दील हुए और जब वहाँ पर हलाकतें शुरू हुई, कीमती जानों का ज़िया होने लगा, तो फिर लोग जो हैं वो वहाँ से उन्होंने जो है वो फिर हुकूमत को हथियार डालना पड़े, और हुकूमत ने अचानक उनके मुतालबात तस्लीम किए और बिजली सस्ती करके उनके मुतालबात मान लिए। सबक सीखने का इससे ये है कि हुकूमतों को अवामी एहतजाज को संजीदा लेते हुए उनके जायज़ मुतालबात को पहले ही तस्लीम कर लेना चाहिए, ना कि हालात इस नहज पर आएँ कि कत्ल गारत गरी होने लगे, कीमती जानें ज़ाय होने लगे। दोनों तरफ की जानें कीमती हैं, पुलिस की जान जाए वो भी कीमती है, आवाम की जान जाए वो भी कीमती है। तो आवाम की जानें जाने से पहले और तोड़ फोड़ होने से पहले, पुरतशद्दुद मुजाहरे होने से पहले ही जो आवाम की आवाज़ है उसको तवज्जो देनी चाहिए, उसको सुनना चाहिए, उस पर कान धरने चाहिए, उसको अगर वो जायज़ मुतालबात हैं उसको मान लेना चाहिए। जैसे किसी भी मुल्क में अगर कोई पुरअमन मुजाहरे करते हुए अगर फ्रेश मैंडेट की या अपने असल मैंडेट की बात कर रहा हो और कह रहा हो कि हमारा मैंडेट वापस किया जाए, तो उसको सुनने में कोई हर्ज नहीं है। अगर कोई कहे कि इलेक्शन में धांधली हुई है, उसके लिए कमीशन बनाना चाहिए और वो प्रोब करे कि धांधली हुई है या नहीं हुई, तो उसको मान लेने में कोई हर्ज नहीं है और उस पर इन्वेस्टिगेशन हो जाने में कोई हर्ज नहीं है। अगर तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमारी धांधली हुई है और सुप्रीम कोर्ट उसमें हमारी दरख्वास्त को सुन ले, तो सुप्रीम कोर्ट में कोई हर्ज नहीं है कि उसकी दरख्वास्त सुन ली जाए। अगर तहरीक इंसाफ कह रही है कि हमारी सीटें हमसे छीनी गई हैं और उसके लिए ट्राइब्यूनल्स को काम करना चाहिए, तो कोई हर्ज नहीं है कि ट्राइब्यूनल्स काम करें। जब ये आइनी इदारे अपना काम नहीं करेंगे तो फिर वो होना पड़ता है या वो करना पड़ता है जो किसी की भी ख्वाहिश नहीं होती और जो नहीं होना चाहिए। तो आज बांग्लादेश का ये वाक़या हमें सबक दे रहा है कि आवाम के मुतालबात दुरुस्त और जायज़ मुतालबात मान लेने में कोई हर्ज नहीं है।
अब आज फ़ौज ने अल्टीमेटम दिया 45 मिनट का कि 45 मिनट है, अगर आप बाइज़्ज़त तरीके से मुस्ताफ़ी होना चाहती हैं। ज़ाहिर है इतना कह देना काफ़ी था। शेख हसीना वाजिद को पता चल गया कि अगर मैं बाइज़्ज़त तरीके से मुस्ताफ़ी नहीं होंगी तो फिर फ़ौज आकर कब्ज़ा कर लेगी, मुझे गिरफ़्तार कर लेगी। गिरफ़्तारी से डर कर, गिरफ़्तारी से घबरा कर वो मुल्क छोड़ कर भाग गई, भारत चली गई। फिर अभी ख़िताब किया है जो आर्मी चीफ़ हैं बांग्लादेश के, उन्होंने मार्शल लॉ लगाने का ऐलान तो नहीं किया, लेकिन सूरत हाल मार्शल लॉ वाली ही है, क्योंकि उन्होंने मुल्क का इंतज़ाम व इंसराम संभाल लिया है। सदर से मुशावरत करके वो एक अबूरी सेटअप बनाना चाहते हैं। वो अबूरी सेटअप ज़ाहिर है एक ऐसा सेटअप होगा जो फ़ौज का बनाया गया सेटअप होगा, और न जाने वो कब तक काम करेगा। ये वहाँ पर हुआ है। और फिर ऐसा ही होता है कि जब आप, और फिर हमने देखा कि गुस्से में आकर लोगों ने शेख मुजीब के मुजस्समे तोड़ डालें, शेख मुजीब के मुजस्समों के ऊपर चढ़ गया, हथौड़े से उन्हें तोड़ डाला है। और जाहिर है फाउंडर ऑफ द कंट्री जो होता है उसके मुजस्समे बड़े मोहतरम होते हैं। मुजस्समे तोड़ना जो है, अब पता नहीं बगावत के वहाँ पर मुकदमात इन लोगों के ख़िलाफ़ चलते हैं या नहीं चलते, जिन्होंने शेख मुजीब के मुजस्समे तोड़े हैं या नहीं तोड़े, लेकिन बहरहाल हालात वहाँ पर कोई ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। तो हम सब के लिए सीखने की बात यह है कि चीज़ों को इस नहज पर आने ही नहीं देना चाहिए कि हालात इतने ख़राब हो जाएँ। दूसरी बात यह है कि हमारे यहाँ अक्सर मीडिया के बारे में कहा जाता है कि मीडिया झूठ बोलता है या मीडिया झूठी खबरें चलाता है। मैं कहता हूँ कि अक्सर मुझसे भी लोग पूछते हैं कि मीडिया झूठी खबरें क्यों चलाता है, तो मैं उनसे कहता हूँ झूठी खबर तो चलें एक आध चल जाती है, असल जो मीडिया दो नंबरी करता है वो ये करता है कि एंगलिंग करता है। कोई चीज़ जो छुपानी होती है वो छुपा जाता है, और जो उसका मकसद जिससे को दिखाने से होता है उसको वो पूरा दिखाता रहता है। मसलन कल इमरान खान के बयान के, जो उन्होंने एक गैर मुल्की जरीदे को एक इंटरव्यू दिया या जवाबात दिए, ज़ाहिर उनको सवाल भेजे कि उन्होंने उसका जवाबात दिए और वो फिर इंटरव्यू की शक्ल में छपे, उससे कुछ लाइनें हमारे कुछ टीवी चैनल्स बार बार दिखाते और सुनाते रहे। मसलन वो कहते रहे कि इमरान खान ने कहा है कि फ़ौज के साथ बेहतरीन ताल्लुकात बरकरार ना रखना बेवकूफ़ी है, यानी रखने चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि फ़ौज के साथ किसी भी तरह के मुज़ाकरात के लिए मैं तैयार हूँ। सारा दिन कल हम ये हेडलाइंस देखते रहे कि फ़ौज के साथ किसी भी तरह के मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हूँ। फिर उन्होंने कहा कि शहबाज शरीफ से बातचीत का फ़ायदा नहीं है, जो असल क़ुव्वत है उन्हीं से बातचीत करूँगा। और फिर ये बयान भी चलता रहा कि हुकूमत के ख़ात्मे के बाद से मेरी तनकीद अफराद के ख़िलाफ़ नहीं, फ़ौज के इदारे के ख़िलाफ़, फ़ौज के इदारे के ख़िलाफ़ नहीं है, सिर्फ चंद अफराद के लिए थी। अब ये सारे जो बयानात कल हमने सुने हैं, टेलीविज़न पर बार बार चलते देखे हैं, तो इससे ये तासुर मिलता है कि इमरान खान ज़ाहिर है फ़ौज से हर शर्त पर मुज़ाकरात करने के लिए तैयार हैं और चाहते हैं कि वो मुज़ाकरात करें और उनको जो है वो रिहा कर दिया जाए। ये लाइन भी इमरान खान की चलती रही कि इमरान खान ने कहा है कि अगर मेरे ख़िलाफ़ बोगस मुकदमा ख़त्म कर दिए जाएँ तो मैं बातचीत करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन जो एक लाइन मैंने टीवी चैनल पर चलते हुए नहीं देखी और जो इस सारे गुफ्तगू में अहम तरीन लाइन थी, उसको हटा कर देखा जाए तो ऐसा लगता है कि सारी बात आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट है। मसलन उन्होंने ये कहा इस इंटरव्यू में कि इंतखाबात में हमारी अक्सरियत तस्लीम करने तक हुकूमत या फ़ौज से कोई तस्फिया नहीं हो सकता। यानी बुनियादी शर्त इमरान खान ने रखी हुई है और वो ये है कि हमारे जो इंतखाबी नताइज हैं उसको तस्लीम किया जाए कि हमारे ये इंतखाबी नताइज हैं और तस्लीम किया जाए कि हमारी हुकूमत है। ये एक नुक्ता जिस पर वो पहले दिन से अड़े हुए हैं, और अगर वो ना अड़े हुए होते तो आज इमरान खान जेल से बाहर भी होते और इमरान खान अपोजिशन में बैठ के अपना किरदार भी अदा कर रहे होते। इमरान खान से तो पहले दिन ये कहा गया था कि आप इस हुकूमत को तस्लीम कर लें और आप जाके अपोजिशन में बैठें, अपना किरदार अदा करें और जो नताइज इंतखाबी नताइज उनको तस्लीम कर लें और बाहर आ जाएं। तो इमरान खान ने ये बात उस दिन मानने से इनकार कर दिया था, पहले ही दिन जब उनको ये ऑफ़र की गई थी। तो आज भी अगर वो इसी बात पर खड़े हुए हैं, इसका मतलब ये है कि कोई ना डील हो रही है, ना कोई इमरान खान ने अपने मौक़िफ़ में तब्दीली पैदा की है। इमरान खान आज भी कह रहे हैं कि मेरी अक्सरियत को तस्लीम करो, मेरे मैंडेट को तस्लीम करो। तो हुकूमत से, जब हुकूमत कहती है कि आओ हमसे मुज़ाकरात करो, तो मैं अक्सर ये कहता हूँ कि इमरान खान का नुक्ता ही एक है। इमरान खान कहते हैं कि मेरा मैंडेट वापस करो, तो ये हुकूमत मैंडेट तो वापस कर नहीं सकती। यानी फ़र्ज़ कीजिए कि इमरान खान और शहबाज शरीफ बैठ गए हैं एक टेबल पे। इमरान खान कहते हैं जी शहबाज शरीफ साहब मैं बैठ गया हूँ, अब आप मेरा मैंडेट वापस करें। तो क्या शहबाज शरीफ कहेंगे हाँ चलें ठीक है, अब आप मैंडेट मांग ही रहे हैं तो चलें मैं आपको वापस कर देता हूँ? ऐसे होगा? चूँकि ये नहीं हो सकता और इमरान खान की बुनियादी शर्त यह है कि मेरा मैंडेट वापस करो, तो फिर इसका मतलब है कि मुज़ाकरात आगे तो बढ़ नहीं सकते, हुकूमत के साथ तो कतई नहीं बढ़ सकते। तो इसीलिए वो इस्टेब्लिशमेंट से बात करते हैं और कहते हैं कि भाई हमारा मैंडेट तस्लीम किया जाए, और अगर तस्लीम किया जाए तो जाहिर है फिर मैं पीछे हटने के लिए तैयार हूँ। तो जब मैंडेट मान लिया जाएगा तो वो कहते हैं कि मुझे बातचीत करने में कोई
हज नहीं है। तो ये इमरान खान के इंटरव्यू की मेरा ख्याल है सबसे अहम लाइन थी, जिसमें वो कहते हैं कि अक्सरियत तस्लीम करने तक किसी से भी बातचीत नहीं हो सकती और कोई तस्फिया नहीं हो सकता। यानी कि इमरान खान अपने बुनियादी मौक़िफ़ पर खड़े हुए हैं और उसी के गिर्द उनकी सारी बातचीत घूम रही है। तो बाकी सारी बातें जो हैं वो दूसरे कॉन्टेक्स्ट में हैं। यानी अगर वो हो जाता है, इमरान खान का मैंडेट तस्लीम कर लिया जाता है, तो फिर ज़ाहिर है वो ये कहते हैं कि मैं फ़ौज के साथ बेहतरीन ताल्लुकात बरकरार रखना चाहता हूँ। बेहतरीन ताल्लुकात बरकरार ना रखना बेवकूफ़ी है। वो कहते हैं जोग्राफियाई पोजीशन ऐसी है और निजी शोबे में फ़ौज का अहम तरीन किरदार है, इसलिए फ़ौज का मुल्क में अहम तरीन रोल है और इसमें कोई दूसरी राय नहीं है, इसमें कोई शक ही नहीं है। फिर वो कहते हैं कि हुकूमत के ख़ात्मे के बाद से मेरी तनकीद चंद अफराद के लिए थी, मेरी पूरे फ़ौज के इदारे के लिए नहीं थी। तो ये सारी बातें जो कर रहे हैं वो इस कॉन्टेक्स्ट में हैं, तो पूरे कॉन्टेक्स्ट को समझना ज़रूरी है। सिर्फ टीवी की हेडलाइन से उनके बात समझ नहीं आती और यही कन्फ्यूजन पैदा होती है जो कल सुनने वालों को हुई है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने मोहसिन नकवी से कहा है कि क्रिकेट बोर्ड को मेरिट पे चलाएं। उन्होंने कहा है कि जी मैंने मोहसिन नकवी से कहा है, वज़ीर-ए-आज़म का बयान आया कि मैंने मोहसिन नकवी से कहा है कि क्रिकेट बोर्ड को मेरिट पे चलाएं और मेरिट की बुनियाद पर खिलाड़ियों का इंतखाब करें और क्रिकेट की बेहतरी के लिए जो हो सकता है मेरिट के ऊपर करें। सवाल ये पैदा होता है कि ना खुद शहबाज शरीफ मेरिट पर आए हैं, ना मोहसिन नकवी साहब मेरिट पर आए हैं। तो जब ये दोनों शख्सियात ही मेरिट पे नहीं आई तो जो कह रहा है और जिसको कह रहा है इससे क्या फ़र्क पड़ता है और मेरिट कैसे फॉलो हो सकता है? शहबाज शरीफ कह रहे हैं मोहसिन नकवी से, क्या कह रहे हैं? मेरिट की बात कर रहे हैं। शहबाज शरीफ उनसे कह रहे हैं कि तुम मेरिट लेकर आओ। तो वो शख्स खुद मेरिट पर नहीं आया हुआ और जो कह रहा है वो भी मेरिट पर नहीं आया हुआ, तो दोनों ही लोग जब मेरिट पर नहीं आए तो वो मेरिट को कैसे ला सकते हैं और मेरिट नाफिज करने की बात कैसे कर सकते हैं? सबसे पहले तो शहबाज शरीफ को कहना चाहिए कि चीफ मिनिस्टर पंजाब को मेरिट पे लाओ, वज़ीर आज़म पाकिस्तान को मेरिट पे लाओ। चीफ मिनिस्टर पंजाब इलेक्शन हारने के बाद चीफ मिनिस्टर बनी है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ अफजाल पहाड़ से हारने के बाद वज़ीर आज़म बने। तो जब ये लोग अपनी अपनी सीटें हारने के बाद आ गए हैं, इसका मतलब है ये मेरिट पर नहीं आए। इसका मतलब है कि और फिर मोहसिन नकवी साहब तो जानते ही हैं आपके क्रिकेट के लिए क्या मेरिट है उनका। क्या मोहसिन नकवी मेरिट पर चीफ पीसीबी के चेयरमैन बनते हैं? नहीं बनते। तो जब चेयरमैन पीसीबी मेरिट पर नहीं आया तो फिर कैसे वो मेरिट लेकर आएगा? यकीनन नहीं ला सकता। मेरिट को टॉप से नीचे तक फॉलो करना पड़ता है। ऐसा नहीं हो सकता कि टॉप के लोग तो मेरिट पर ना आए लेकिन नीचे के लोगों को आप मेरिट पर लाना शुरू कर दें, ये मुमकिन नहीं है। तो ये शहबाज शरीफ साहब जो फरमा रहे हैं ये ख़बरों के लिए तो शायद एक बयान हो सकता है, अमली तौर पर इसका मुज़ाहिरा करना मुमकिन नहीं है। तो कुछ चीज़ें जी शाम में डिस्कस होती हैं। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।